नहीं बन गए। हाय, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग की मदद करेंगे कोलकाता से ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल। पहुंचे राजेश जी? दिखाइए स्क्रीन पे। अरे आ गए राजेश सर। हाय, गुड आफ्टरनून। ये आज तो कोई और जगह लग रही है ना, आपका ऑफिस ना हमारा स्टूडियो। ये तो कुछ और ही माहौल लग रहा है। नहीं साहब, ये आपका स्टूडियो ही है। थोड़ा डिफरेंट रोज आप बदलवा के करवा रहे हो। स्टूडियो ही है। अच्छा, बहुत बड़ा स्टूडियो है, जगह जगह अलग अलग जगह बैठ जाते हैं। राजेश ने तारीफ कर दी, बस तड़का डाल दिया है। रेनोवेशन चल रहा है क्या वहां पे? नहीं, बहुत बड़ा है, वाकई बहुत शानदार स्टूडियो है। ठीक है, राजेश सर से बस बातचीत की शुरुआत करूंगा। उससे पहले स्क्रीन पे टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर आईडी प्लीज दिखाइए। आप लोग रीच आउट करिए। कोशिश होगी आने वाले दिनों में सास बहू और सेंसेक्स के एपिसोड्स में आप लोग की ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, राजेश सर जैसे बढ़िया एक्सपर्ट्स के थ्रू उन क्वेरीज को सॉल्व करवा के दूं। मार्केट स्क्रीन पर एक पेनफुल सेशन हो रहा है वेडनेसडे का दिन। इस समय एट डेज लोज 1% की कमजोरी के साथ निफ्टी और सेंसेक्स दोनों कामकाज करते हुए 18,050 के जोन्स पर इस समय निफ्टी ट्रेड कर रहा है और अनएक्सपेक्टेडली काफी सिवियर फॉल है। दिन के हाई से आपकी स्क्रीन पर, दिन के हाई देखने का मतलब है नहीं, क्योंकि हमने थोड़ा सा माइनर अपटिक दिखाया था, उसके बाद से प्रेशर है। तो चाहे दिन के हाई से देख लीजिए या ऐसे भी देख लीजिए, ज्यादा फर्क दिखेगा नहीं। 175 पॉइंट वैसे ही दबाव में, दिन के हाई से कह लीजिए 185 अंक का दबाव, बस इतना फर्क। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर हर तरफ प्रेशर है और प्रेशर जो ग्लोबल फेसिंग पॉकेट्स हैं ज्यादा झेल रही है। मिसाल के तौर पे कमोडिटी प्लेस, कोई मेटल्स, कोई ऑयल एंड गैस, आईटी, इनमें प्रेशर तगड़ा माउंट होता हुआ आपको नजर आएगा। इनफैक्ट बुरा हाल है इस समय स्क्रीन्स का। एक बार निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट लेकर आइएगा। सारे दिग्गज देखिए किस तरह से प्रेशर बना रहे हैं। एचडीएफसी ट्विंस, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, और ये तब हो रहा है एचडीएफसी लिमिटेड के अच्छे क्वार्टर अपडेट्स आए थे, उसके बावजूद देखिए दोनों ट्विंस कैसा प्रेशर झेल रहे हैं। कोई हेवीवेट रिलायंस इंडस्ट्रीज, कोई इन्फोसिस, कोई आईसीआईसीआई बैंक, कोई आईटीसी, कोई लार्सन एंड टूब्रो, ये सब हेवीवेट जो आज के सेशन में दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। चुनिंदा स्टॉक जो कुछ बहुत हरे निशान में, उससे चुनिंदा आंकड़े वो पढ़ने की जरूरत है नहीं, पर ये है कि आज ट्रेंड को बक करने की स्टॉक्स कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि यूएस के फ्यूचर्स कोलैप्स हो गए सुबह से आज के बीच में। इन ग्रीन ट्रेड कर रहे थे सुबह, इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं अभी भी यूएस के फ्यूचर्स। ये हमारा अनवाइंडिंग का प्रेशर थोड़ा सा सेवियर हो रहा है पिछले कुछ दिनों के अपटिक्स के बाद। एक रिवर्सल का मूड बनता हुआ इस समय भारतीय बाजारों में। इनफैक्ट एशिया में भी हम वन ऑफ द अंडर परफॉर्मिंग मार्केट्स हैं आज के। ये देखिए फ्यूचर्स इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं कल के उस प्रेशर के बाद। कल के प्रेशर को हमने सुबह डाइजेस्ट करा था ओपनिंग टिक्स में, उसके बाद से यूएस के फ्यूचर्स जस के तस बने हुए हैं। यही मैं समझा रहा था, हमारा प्रेशर थोड़ा सा अनवाइंडिंग का थोड़ा सा सिवियर होता हुआ इस समय। चलिए, ये मार्केट में इंटरेस्टिंग होगा तो लौटूंगा, इस पर बातचीत करते रहेंगे, लेकिन सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं क्योंकि वो बेसिक प्रॉमिस है इस शो का। लाइए दिखाइए स्क्रीन पे जो जुड़ चुके हैं। हमें आज अयोध्या जाना है, बंगलुरु जाना है और रायगंज वेस्ट बंगाल जाना है। शुरुआत कर रहा हूं अयोध्या से। नीतू सिंह आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। नीतू मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून। नीतू मैम पहली और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेरी कौन सी है, सवाल कौन सा है राजेश सर के लिए? सर मेरे पास पुन्नी शुगर का स्टॉक है 100 317। नहीं तो उसको सर अभी हमने होल्ड कर रखा है 100 शेयर। हाँ। उसको अभी फर्दर होल्ड करें या निकल जाएं? पोनी शुगर ये क्यों लिया था मैम? मतलब क्यों लिया था, मतलब ट्रेडिंग का मन था? कैसे आइडेंटिफाई करा, क्यों दाव लगाया स्टॉक पे, कब लगाया? सर 317 पे लिया है अभी रिसेंटली सर, 1 मंथ में ही लिया है। गजब पे दाव लगाया था, बहुत ही बढ़िया तेजी और बहुत बढ़िया प्रॉफिट। जहां से चलना शुरू हुआ उन्हीं मोटा मोटी मेरे ख्याल से सब 300 डबल से चलना शुरू हुआ और आप कह रहे हो 317 पे लिया था। राइट साहब, उस प्लेट को ठीक करेंगे आप तो मुनाफा और भी जबरदस्त देखने को मिलेगा। तो नीतू मैं सवाल क्या राजेश सर के लिए, बनी रहूं या मुनाफा बांध दूं या और खरीद लूं, ऐसा पूछूं? जी सर। सर 100 हमने प्रॉफिट बुक कर लिया है, 100 होल्ड कर रखा है। अरे वाह, इन्हीं लेवल्स पे प्रॉफिट बुक करा है?
सर ने 400 पे किया था सर। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी थी। राजेश सर बचे हैं 100 शेयर, मुनाफा हो रहा है 317 वाला खड़ा है आज 480 ऑड लेवल्स के आसपास। बढ़िया नीट प्रॉफिट, एक प्रॉफिट टेकिंग कर चुकी हूं, 100 शेयर बचे हैं, क्या करना चाहिए इसका? गुड आफ्टरनून आशीष जी। पहले तो आप घूम घाम के आए, रिफ्रेश लग रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और जहाँ तक नीतू मैम का पॉनी एरोड का बात है, मुझे लगता है कि इन्हें बिल्कुल बने रहना चाहिए। कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, पिछली तिमाही में देखेंगे तो 66% के आसपास बॉटम लाइन में जंप दिखा गया। फिर उसके बाद मैनेजमेंट ने ये क्लियरली कहा है कि सेकेंड हाफ में भी जो वो परफॉर्मेंस है वो मेंटेन करते हुए नज़र आएंगे। कुछ खबरें शुगर एक्सपोर्ट को लेकर के, एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर के है, जो कि सहायता कर रही हैं। अब इनको अगर अपना प्रॉफिट प्रोटेक्ट करना हो तो मैं समझता हूँ 450 का ये स्टॉप लॉस लगा लें, और अगर मध्यम से लंबी अवधि का नज़रिया हो और पैसे की कोई ज़रूरत नहीं हो तो मैं समझता हूँ बने रहने चाहिए स्टॉक में। नीतू मैम ये चुना कैसे था? 1 महीने पहले लिया, एकदम सही समय पे फट गया ये स्टॉक, कहां से आया ये पोनी शुगर? सर एक्चुअली हस्बैंड हमारे सर्च करते हैं और मैं इन्वेस्ट करती हूँ। गजब रिसर्च करते हैं, ऐसा क्या कर दिया तुमने 1 महीने पहले? गजब रिसर्च है भैया। अगला कोई स्टॉक बताया क्या वो? सर अभी उन्होंने तो मेरे से MTNL के लिए बोला है। अभी आता हूं, अच्छा फिर तो वो तो आपका है। मैं आता हूं उस पे, अगली क्वेरी पे। बेंगलुरु से ललिता जी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। ललिता मैम कहीं ड्राइव कर रहे हो क्या? हाँ जी। कहाँ जा रहे हो आप? धर्मस्थला। घूमने जा रहे हो क्या बेंगलुरु से? हाँ, बेंगलुरु से बाहर। अरे वाह, साल की शुरुआत ऐसा कहते हैं ना राजेश सर, जो जो साल के पहले हफ्ते में करो वो साल भर आप करते रहते हो। मेरी मम्मी छोटा था तो मार के पढ़ाई कराने बिठा देती थी कि साल भर पढ़ते रहोगे, ये मतलब ये साल भर घूमती रहेंगी, ऐसा माना जाएगा राजेश जी? कहते तो ऐसा ही है कि पहले दिन जो किया जाए वो ऐसे संजोग बैठते हैं कि साल भर उसका रिपीटेशन होता है। तो मैंने अक्सर देखा है कि साल के पहले दिन लोग जो मन चाहा उनकी चाहत रहती है वो करते हुए नजर आते हैं। ज्यादातर लोगों का तो हैंगओवर निकल जाता है पहला दिन। लेकिन ठीक है, ललिता मैम आपका सवाल। हाँ, मेरे पास वोल्टास का स्टॉक है 150 नंबर्स का, बहुत साल पहले लिया था। अब एवरेज करके उसका एवरेज प्राइस 1107 है। सो अभी मैं क्या करूं? मैं लॉस पे निकलना नहीं चाहती हूँ। क्या मैं अगर एवरेज कर if I average it, will I be able to exit with marginal gains at least in another months or 1 or 2 months time? राजेश सर बहुत लंबे समय से होल्ड कर रही हूं, एवरेज आउट भी कर रहा है, अब इतना पेन झेलने के बाद लॉस में एग्जिट नहीं करना है। मेरी बाइंग से अभी भी 300 रुपए नीचे ये स्टॉक काम काज कर रहा है। कब तक प्रॉफिटेबल एग्जिट मिलेगा? रखूं नहीं रखूं वोल्टास को, क्या करना चाहिए सर? देखिए, बीच में इनके वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेस्ड हो गए थे, इस वजह से ये करेक्ट किया और लास्ट करीब साल भर से ठंडा पड़ा हुआ स्टॉक है। लेकिन अगर आप देखें तो एयर कंडीशनर की जो थीम है वो बहुत अच्छा तूल पकड़ रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है। मेरे हिसाब से हाई सिंगल डिजिट्स में डिमांड आने वाली है। जो भी नेगेटिव्स थे ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो गए हैं। और मेरे हिसाब से जो भी अंडर परफॉर्मेंस आई स्टॉक में वो एक तो वैल्यूएशन के लिहाज से आई, दूसरे कंपटीशन बढ़ता हुआ नज़र आया, रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ गए। अब सारी चीज़ें ठीक हो चली है और सबसे अच्छी बात वैल्यूएशन जो बहुत ऊंचे हो गए थे, इस बार 40 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। पी जो है वो 40 के आसपास FY24 की ट्रेड कर रही है। तो मुझे लगता है कि इस वक्त इन्हें से बने रहना चाहिए। इस वक्त मैं इन्हें एवरेज करने की आइडिया नहीं दूंगा क्योंकि अभी नंबर्स आने बाकी हैं और स्टॉक में मूवमेंट भी अभी नहीं है, तो अननेसेसरी यहाँ पैसे ना फंसाए। लेकिन जो है उसमें बनी रहे और जो 1-2 महीने की आप टाइम पीरियड बोल रही हैं उसे थोड़ा सा लंबा कर लें, क्योंकि 1-2 महीना बहुत शॉर्ट पीरियड होता है इतनी लंबी जंप के लिए। हाँ, मीनिंगफुल जंप है। 300 रुपए का डिफरेंशियल है हमारी बाइंग और स्टॉक के करंट भाव में। इस बीच आज जो कैबिनेट CCA की मीट हुई थी उसमें सूत्रों के हवाले से मेरे ख्याल से लक्ष्मण पिकअप कर रहे होंगे, नेशनल हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी मिल गई है। वो कैबिनेट और CCA की मीट जो 10:30 बजे होनी थी वो इस समय खत्म हो चुकी है और नेशनल हाइड्रोजन मिशन को कैबिनेट की तरफ से मंजूरी आती हुई।
जोड़ूंगा लक्ष्मण को, समझेंगे नेशनल हाइड्रोजन मिशन में ये मंजूरी और बाकी रिलेटेड अपडेट्स। क्या लक्ष्मण जुड़ चुके हैं? लक्ष्मण भाई, क्या निकला आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी आज दोपहर 3 बजे, तो 3 बजे पता चलेगा। उससे पहले आपको आइडिया दे रहे हैं लक्ष्मण। लक्ष्मण क्या पिकअप कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। दरअसल 3 बजे जो आपको सरकार औपचारिक तौर पर बताएगी, उसकी जानकारी मैं अभी दे दूं सूत्रों के हवाले से कि सरकार ने नेशनल हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी है। नेशनल हाइड्रोजन मिशन जो है एक तरह से ग्रीन एनर्जी का सोर्स है, और ये नेशनल हाइड्रोजन मिशन के तहत सरकार हाइड्रोजन उत्पादन पर फोकस करेगी और ग्रीन हाइड्रोजन पर खास कर सकते हैं। और इसका जो लक्ष्य रखा गया है वो है 2030 तक 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाए। इसके लिए इस मिशन के तहत जो ग्रीन हाइड्रोजन का प्लांट लगाएंगे उनको सरकार फाइनेंशियल इंसेंटिव अलग अलग तरीके से देगी। उसमें से एक वायबिलिटी गैप फंडिंग जैसे प्रस्ताव भी यहाँ पे थे कैबिनेट के एजेंडे में। और दूसरा, ये जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन बनेगा, इसका उत्पादन होने के बाद इसको कुछ सेक्टर को सबसे पहले दिया जाएगा ताकि वो अपने एनर्जी के विकल्प के तौर पर इसका इस्तेमाल करें। उनमें से एक है फर्टिलाइजर सेक्टर, दूसरा है स्टील सेक्टर। इन सारे सेक्टरों कहा जाए कि आप जो दूसरी एनर्जी सोर्स लेते हैं अपने उत्पादन के लिए, उसमें ग्रीन हाइड्रोजन को लीजिए। और इसका पहला पार्ट आपको याद होगा कि सरकार ने पहले ही मंजूरी दी थी, जिसमें यह कहा गया था कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन से जो उत्पादन होगा ग्रीन हाइड्रोजन का, उसका इंटर स्टेट ट्रांसमिशन जो चार्जेस होगा उसमें छूट दिया जाएगा। जी नहीं, आप कंटिन्यू लक्ष्मण। तो इसमें कई तरह की छूट का ऐलान पहले भी किया जा चुका है पहले चरण में। अब ये दूसरे चरण के मिशन को यहाँ पे मंजूरी दे दी है, और कई सारी कंपनियां हैं जो इसमें पहले से ही ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगा रही हैं। सरकारी क्षेत्र की कंपनी की बात करें, CEIL इसमें इन्वॉल्व है, IOCL, गेल जैसी कंपनियां इसमें इन्वॉल्व है। प्राइवेट सेक्टर में रिलायंस, अदानी जैसी कंपनियां इसमें पहले से अपनी दिलचस्पी दिखा चुकी है। तो काफी ज्यादा एनर्जी सेक्टर कंपनियों की इसमें दिलचस्पी है। डिटेल्स जो आपको 3 बजे शायद सुनने को मिले। लक्ष्मण हमेशा की तरह सबसे पहले आपके सामने डिटेल्स रखते हुए ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को सील ऑफ अप्रूवल कैबिनेट की इस बैठक में आज मिलता हुआ। लक्ष्मण, थैंक यू सो मच। चलिए, ये हो गई डिटेल्स। सवाल जवाब के सिलसिले को कंटिन्यू कर रहा हूं। पश्चिम बंगाल के राजगंज से सुधा मैम स्क्रीन पर। सुधा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। सुधा मैम, राजगंज कितना दूर है कोलकाता से? सर 400 किलोमीटर है, सिलीगुड़ी के पास है सर, नियर सिलीगुड़ी। ठीक ठीक है। मैम, सवाल कौन सा सुधा जी? नहीं सर, रायगंज है सर, रायगंज सिलीगुड़ी के पास है। हाँ नहीं, मैं कहता हूँ सवाल क्या है आपका, क्वेरी कौन सी है मैम? हाँ सर, हम जीवन लिए थे, जीवन 417 में 100 से है। और क्यों लिए थे? लंबी अवधि के लिए, ट्रेडिंग का मन था, किस लॉजिक से लिए थे मैम? सर थोड़ा 1-2 साल का नजरिया था, मगर वो अब लंबा हो गया। कितना समय हो गया? ज्यादा समय हो गया रखे हुए? हाँ सर, ये कोरोना से पहले 3 साल हो गए, 3-3.5 साल हो गए। ओह, राजेश सर क्या करें भाई, उज्जीवन 272 पे आ गया, 417 की खरीद है। देखिए, ऊपर के लेवल से बहुत टूट चुका है, नो डाउट। बीच में परफॉर्मेंस भी ख़राब हो गई थी, लेकिन सितंबर तिमाही के नतीजे बहुत उत्साहजनक है। नंबर्स में अच्छा खासा उछाल आया, एसेट क्वालिटी सुधरती हुई आई, और रिवर्स मर्जर की ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो चुकी है। मुझे लगता है कि अब इसे बने रहना चाहिए। थोड़ा इंतज़ार करें, बाज़ार सुधरेगा तो मुझे लगता है यहाँ से 15 से 20% की जंप दिखाई देगी। वहाँ पे एक बार निकल जाएं तो बेहतर होगा। ओके, चलिए एक एक सवाल और क्विकली। नीतू मैम, अगला सवाल कौन सा पोनी शुगर के बाद? मैं PNB, यस बैंक और उदयपुर सीमेंट में से सर कौन सा शेयर बाई करूं, ये जानना चाहती थी। PNB, यस बैंक और उदयपुर सीमेंट जी, इनमें से कौन सा बेटर है? अरे ये हस्बैंड ने दिए क्या रिसर्च करके? सर नहीं, PNB और उदयपुर तो सर मेरा है। यस बैंक हस्बैंड का है जी। राजेश सर, यस बैंक फटने वाला है, ऐसा हस्बैंड की रिसर्च कहती है। तीनों में से आप किसी में पैसा लगाओगे क्या? PNB, यस बैंक या उदयपुर सीमेंट? देखिए, तीनों रिस्की बेट है, मैं कहना चाहूँगा। PSU बैंक की बात की जाए तो कुछ एसेट क्वालिटी में सुधार, NCLT से पैसे वापस आए, क्रेडिट डिपॉजिट ग्रोथ अच्छी हुई बोल के सारे ही PSU बैंक चलने लगे। बट उसमें मैं बेहतर चॉइस बैंक ऑफ बड़ौदा या बैंक ऑफ इंडिया, इवन कैनरा बैंक को मानता हूँ।
यस बैंक फिर एक लॉटरी कॉल की तरह है। पिछले 2-3 क्वार्टर से नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, बट हम सब जानते हैं क्या क्या दिक्कतों में वो फंसी हुई है। चले चले नहीं चले तो थोड़ी सी रिस्की बैट वो भी है। इवन दैट स्टैंड्स फॉर उदयपुर सीमेंट 2, क्योंकि वैल्यूएशन थोड़े स्ट्रेच नज़र आ रहे हैं। बेटर होंगे कि थोड़े आप स्टेबल फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर्स में जाएं। बैंकिंग में जैसे हमने बताया आपको, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, उन तीनों में कोई एक चुन ले। यस बैंक को इस वक्त छोड़ दें, या फिर आपकी रिस्क एपेटाइट बहुत अच्छी हो जहां आपको थोड़ा रिस्क ले सकती हो तो एक छोटा पोर्शन पोर्टफोलियो का उसमें रख सकती हैं। सीमेंट में मेरे ख्याल से आपको बिरला कॉर्प या डालमिया भारत या इवन अंबुजा के साथ जा सकती हैं। नीतू मैम, अब आपको डिसाइड करना है हस्बैंड की सुननी है कि राजेश जी की सुननी है। राजेश जी के व्यूज क्लियर आपके सामने आते हुए, ललिता मैम अगली क्वेरी। हाँ, एक्चुअली दो क्वेश्चंस है। हाँ। एक गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर और एक रैडिको केथान। और रैडिको केथान 100 नंबर्स लिए थे, प्राइस 1147 है। क्या करो अभी इसका? और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स 200 नंबर्स एट एवरेज प्राइस ऑफ 989 रुपीस। ये दोनों लॉन्ग टर्म के लिए थे ललिता मैम? रैडिको केथान सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए थी, आई मीन, और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लॉन्ग टर्म के लिए। राजेश सर, व्यू। दोनों स्टॉक में बने रहने की सलाह रहेगी। दोनों फंडामेंटली साउंड स्टॉक है। गोदरेज कंज्यूमर की बात की जाए तो नंबर्स अच्छे आए थे। फोकस ब्रांड बिल्डिंग पे है। इंडोनेशिया कारोबार चालू हो गया है, वहाँ अच्छे नंबर्स की उम्मीद है। रेडिको में भी अब देखेंगे तो IMFL में एक बड़ी कंपनी है, नंबर्स अच्छे हैं। जो नई एग्रेसिव लॉन्चेज और डेट पे जो इनका फोकस है, उन सब चीज़ों के मद्देनज़र यहाँ भी एक अच्छी अपसाइड हो सकती है। दोनों में बने रहें, थोड़ा नज़रिया लंबा रखें, बट मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। थोड़ा सा व्यू बदलना पड़ेगा। लिया होगा रैडिको ट्रेडिंग के लिए, लेकिन अच्छा है कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में फंसे हैं, होल्ड कर सकते हैं, अच्छे रिटर्न्स आगे दे देगा। लाइकवाइज गोदरेज कंज्यूमर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया ही हुआ है, रखे रहिए। मैम सुधा मैम, अगली क्वेरी क्विकली, उज्जीवन के बाद। ना सर, हमारा ना IDFC और IDFC फर्स्ट बैंक में है। पैसा लगा रखा है? हाँ सर, वो जो मर्जर हुआ था तब IDFC का मिला था 100 शेयर, और बैंक में हमने फिर और 200 ऐड किया है। तो IDFC बैंक है सर 66 में, और IDFI है, IDFC है 75 में। और अब तो चलने शुरू हुए हैं दोनों ट्विंस। क्या कहना राजेश सर, रख लें क्या? देखिए, मेरे हिसाब से ऊपर के लेवल्स पे निकलना चाहिए। IDFC बैंक से IDFC में बने रह सकते हैं। कारण एक ही है कि जो भी पॉजिटिव से डिस्काउंट हो चुके हैं, इक्विटी बहुत बड़ी होने के कारण से सप्लाई ओवरहैंग हमेशा बना रहेगा। जो भी नंबर अभी अच्छे आए थे, मेरे ख्याल से प्राइस में डिस्काउंट हो चुके हैं। तो IDFC में आप बनी रहें, क्योंकि वो होल्डिंग कंपनी होने के कारण से थोड़ी सी डिस्काउंट में मिल रही है। IDFC में बने रह सकते हैं, IDFC बैंक से एग्जिट करना बेहतर होगा। चलिए, इस नोट पर नीतू मैम, ललिता मैम, सुधा मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। राजेश सर, बहुत बढ़िया तरीके से सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए आपका भी धन्यवाद। क्विक छोटा सा ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और यह है ब्रॉडर मार्केट्स की इस समय की तस्वीर। ऑफ डेज लोज, लेकिन मिड कैप्स 1% दबाव में, ब्रेथ खासी डिटोरिएटेड आपको नजर आएगी। ऑलमोस्ट 1:3 का रेशियो अभी भी है। एक बड़ा है तो 3 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। ऐसे में मिड कैप्स का पूरा हाल देखिए ब्रेक के उस पार मिड कैप मंत्र में। नमस्कार।